नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश त्रिपाठी। सागर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, जहाँ तक आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें राज्यों को जो विषय आवंटित है, उसमें एक विषय और है कानून और व्यवस्था। यह विषय किसका है? राज्य का विषय है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, जो कि कानून और व्यवस्था से संबंधित अगर कोई मैटर उठता है तो उसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी किसका है? राज्य सरकार का है। राज्य सरकार आपके जान माल की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेती है। यह संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई बात है। ठीक, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, कभी कभी आपातकाल की स्थिति ऐसे इंसान के समक्ष उपस्थित हो जाती है जबकि पुलिस और प्रशासन की सहायता लेने में आप असक्षम साबित होते हैं। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई आप पर अचानक हमला करता है या फिर कोई अन्य व्यक्ति के समक्ष यह स्थिति होती है और उस समय आपके पास इतना वक्त नहीं है, इतना समय नहीं है कि आप पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकें। तो उस स्थिति में एक अधिकार आपको मिला है, उसे कहते हैं आत्मरक्षा का अधिकार। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वह यही है कि आत्मरक्षा का अधिकार कहते किसे हैं, यह कब कब प्रयोग होता है, इसके प्रयोग करने की शर्तें क्या हैं या इसका लिमिटेशन क्या है। ठीक, तो आज के इस क्लास के माध्यम से हम इसी बात को चर्चा में लेंगे। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वह है कि क्या आप अपनी या दूसरे की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की जान ले सकते हैं। तो ये जान लेने की जो बातें हुई हैं, यह इसी संदर्भ में बात हो रही है कि क्या आप आत्मरक्षा करते समय, क्या आत्मरक्षा का अधिकार आपका इतना मूल्यवान हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही है और इसी संदर्भ में हम बातें करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860, तो इसके कुछ सेक्शंस हैं जो कि 96 से स्टार्ट होते हैं और 105 तक जाते हैं। ठीक, तो उसमें इस बात को बताया गया है कि आत्मरक्षा का अधिकार कहते किसे हैं और वह कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आत्मरक्षा का अधिकार का जो भारतीय दंड संहिता का जो पहला इसका सेक्शन है वह है 96। ठीक, जो कि डिक्लेरेटरी है, यह घोषणात्मक है। वह स्पष्ट रूप से कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है, किसी बात को आप अपराध नहीं कहेंगे जो कि शरीर और संपत्ति से संबंधित मामलों में की जाती है और वह आत्मरक्षा के रूप में की जाती है। इसका जो 96 है, इसका जो पहला सेक्शन है 96, तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। अपराध कहते किसे हैं, एक सामान्य आदमी भी इस बात को जानता है, लेकिन किसी के साथ कोई ऐसा कार्य करना जो कि विधि द्वारा निषिद्ध हो, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो विधि के विद्यार्थी हैं वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अपराध में विधि द्वारा निषिद्ध कृत्य तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो उसका मेन इसेंशियल है वह है इंटेंशन, आशय। ठीक, बिना आशय के कोई भी क्राइम नहीं होता है। तो इसी आशय के संदर्भ में यह बातें की गई हैं कि अगर आप, क्योंकि प्रतिरक्षा में जो भी आप कृत्य करते हैं उसमें कोई अपराध करने का आशय नहीं होता है, उसमें सिर्फ यही होता है कि आपके विरुद्ध जो भी हमला हो रहा है उस हमले को सिर्फ आप रोक सके। तो इसीलिए चूंकि इसमें आशय नहीं होता है, इसी वजह से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है, वह क्राइम नहीं है, क्योंकि उसमें आशय अनुपस्थित है, आशय है नहीं। ठीक, तो यह आपका 96 है। इसके अतिरिक्त इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है
97। 97 को भी हम एक बार पीपीटी के माध्यम से देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो यह आपका 97 है, जो कि स्पष्ट रूप से कह रहा है क्या कि शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो इसका एक लिमिटेशन दिया है जो कि धारा 99 में दिया है। इसी बात को यह सेक्शन स्पष्ट रूप से कह रहा है कि धारा 99 के अधीन रहते हुए, धारा 99 के अधीन रहते हुए पहला पॉइंट क्या है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य के शरीर। ठीक, इसको हम वो कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर बातें समझ में आए। तो यह है कि क्या अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा कर सके। मतलब यह है कि यह जो हमला होने वाला है या जिसकी आशंका आपको है, यह क्या है कि जो प्रतिरक्षा का अधिकार है सिर्फ आपको अपने लिए ही नहीं मिला है, बल्कि किसी अन्य के लिए, जो कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिस पर आप उसके शरीर पर हमला होते हुए अगर आप देखते हैं तो आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक? पहले इंग्लैंड जैसे देशों, चूंकि अधिकांश जो कानून है वहीं से लिया गया, तो इंग्लैंड से थोड़ी बहुत तुलना भी हम लोग करते हैं। तो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में यह है कि आप अपने अतिरिक्त आपके जो अपने संबंधी हैं उन पर अगर कोई हमला होता है तो आप तभी इस अधिकार का प्रयोग आप करेंगे। बिल्कुल अनजाने व्यक्ति के लिए इस अधिकार का प्रयोग आप नहीं करेंगे। लेकिन अमेरिका में यह स्थिति भारत के जैसी ही है। अमेरिका में भी स्थिति यही है कि अगर किसी बिल्कुल अनजाने व्यक्ति के साथ भी अगर यह हमला होता है तो वहां अगर वह व्यक्ति अपनी प्रतिरक्षा करने में असक्षम है तो वहां आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, उस व्यक्ति को बचाने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं। जैसे कि आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक आप देखते हैं कि एक स्त्री को कुछ व्यक्ति जबरदस्ती घसीटकर अपहरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पुलिस अधिकारी को सूचित करें कि एक स्त्री का अपहरण हो रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, लिहाजा वह बिल्कुल ही अनजान स्त्री है, लेकिन आप उसकी रक्षा के लिए अगर आप कदम उठाते हैं और उन व्यक्तियों में से किसी की हत्या कर देते हैं, किसी को घायल कर देते हैं या कोई भी ऐसा कार्य कर देते हैं जो कि अपराध है, तो वहां पर आईपीसी की धारा 96 यह कहती है कि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग किया, जो कि अपने लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए लागू होती है, तो लिहाजा आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है। इसके अतिरिक्त आप 97 का जो दूसरा पार्ट देखते हैं वह क्या है, वह है संपत्ति से संबंधित चीजें। जैसे कि अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जो कि आपके अपने या किसी अन्य के संपत्ति से संबंधित अपराध होता है, वह अपराध यहां पर कुछ अपराध को यहां पर लिखा गया है, जैसे कि चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार। यह 4 अपराधों को यहां पर विशेष तौर से जिक्र किया गया है कि इसके परिभाषा के अंतर्गत, ये शब्द आप ध्यान दीजिएगा, कानून के अगर आप विद्यार्थी हैं तो परिभाषा, इस परिभाषा के अंतर्गत आने वाला अगर कोई अपराध है या उसका प्रयत्न है, ठीक, या उसका प्रयत्न है, तो इस स्थिति में आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप के समक्ष एक क्वेश्चन हो सकता है कि यह क्या चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, क्या यह इतने ही अपराध हैं? तो मेरा उत्तर होगा कि नहीं, यह मात्र 4 ही अपराध नहीं है, बल्कि एक शब्द आप लोगों को पहले ही कहा गया था, परिभाषा। अगर आप लूट की परिभाषा अगर आप देखते हैं तो लूट की परिभाषा है क्या?
लूट के परिभाषा में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि प्रत्येक लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है। मीन्स यह है कि कहीं ना कहीं इसमें उद्यापन जैसे अपराध को भी शामिल किया गया। अगर आप डकैती की परिभाषा को अगर आप देखेंगे, डकैती की परिभाषा क्या है? लूट का ही जो भयंकर रूप होता है। लूट में क्या है कि 5 से कम व्यक्ति रहते हैं और डकैती में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या होती है। तो डकैती जैसा गंभीर अपराध जो कि लूट का ही गंभीर अपराध है, वह भी यहाँ पर शामिल होगा। ठीक, इसके अतिरिक्त आपराधिक अत्याचार है। तो आपराधिक अत्याचार क्या है? आपराधिक अत्याचार के जो गंभीर रूप है, गृह भेदन या रात्रि गृह वेतन या तमाम तरह के जो भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी अपराध होते हैं आपकी संपत्ति या किसी अन्य की संपत्ति के खिलाफ, उस स्थिति में आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जिसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कहते हैं। चलिए, अब एक धारा 99 है। तो धारा 99 को यहीं पर वो कर देते हैं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, धारा 99 जो है उसको पहले यहां पर देख ले, फिर हम 98 पर आते हैं। ठीक है, तो धारा 99 को यहां देखिए, यह है आपका पीपीटी। ठीक, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ऐसे कार्य 99 सिर्फ यही कहता है कि ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। चलिए, पहला इसका पॉइंट क्या देखते हैं। पहला पॉइंट यह है कि लोक सेवक। लोक सेवक होते क्या है, जो कि आप आईपीसी जब पढ़ेंगे तो उसमें धारा 21 में इसे डिफाइन किया गया, लोक सेवक होते हैं। तो लोक सेवक के अंतर्गत जितने भी हमारे अधिकारी हैं जो कि या अन्य वर्कर हैं जो कर्तव्य करते हैं सरकार की तरफ से और उस सेवा के बदले वह वेतन प्राप्त करते हैं सरकार से। इसके अंतर्गत आपके पुलिस अधिकारी भी आते हैं। तो एक यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल लेंगे पुलिस अधिकारियों का लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी, न्यायालय का वारंट आता है और वह आपको गिरफ्तार करने के लिए आता है। वह आपके पास आता है कि मेरे पास न्यायालय का वारंट है, लिहाजा आपको मैं गिरफ्तार करने के लिए आता हूं। तो क्या यहाँ पर पुलिस अधिकारी कोई इलीगल काम कर रहा है? नहीं, पुलिस अधिकारी जो है वह रिजनेबल तरीके से करता है, गुड फेथ में काम कर रहा है और उसको जो विधि ने ड्यूटी दिया है, जो भी कर्तव्य पालन के लिए उसे विधि ने जो अधिकार दिए हैं उसके वह अनुसार। तो इसका जो पहला इसका जो पार्ट है वह इसी बात को लिखता है क्या, यदि कोई कार्य जिससे, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आए। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु, एक शब्द यहां पर है मृत्यु और एक है घोर उपाधि। ठीक, यह दो शब्द है। पहली बात यह है कि जो लोक सेवक आता है उसके कार्यों से आपको कहीं भी इस बात की आशंका नहीं होनी चाहिए कि यह जो पुलिस अधिकारी मेरे समक्ष खड़ा है इसके कारण मुझे मृत्यु हो सकती है या ऐसा कोई आघात हो सकता है जो कि धारा 320 में जो घोर उपाधि को परिभाषित किया गया है उसके अंतर्गत। यानी कि घोर उपाधि एक सामान्य भाषा में गंभीर शारीरिक क्षति हो सकती है। चलिए, क्योंकि कभी कभी घोर उपाधि मृत्यु के काफी नजदीक होती है, इसी वजह से इन दोनों को साथ में रखा गया है। तो ये इस बात की आशंका आपको नहीं होनी चाहिए और यह आशंका रीजनेबल ग्राउंड पर होनी चाहिए, हवाई नहीं होनी चाहिए। एक मुंशी आया है और उसके पास ना वेपन्स है ना कुछ है, वह सिर्फ आपको गिरफ्तार करने के लिए आया है जो कि न्यायालय के अनुसार में है और आप कह रहे हैं कि मुझे तो मृत्यु की आशंका हो गई थी, घोर उपाधि नहीं, यह आपका रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। तो इस स्थिति में आप अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह लोक सेवक जो आया है वह क्या है, एक तो वह अपने ड्यूटी में आया है, वह अपने पदाभास में आया है
और वह सद्भावना पूर्वक आया है, गुड फेथ में आया है। ठीक, तो अगर ऐसा कोई कार्य लोक सेवक द्वारा किया जाता है या करने का प्रयत्न किया जाता है, ठीक, या करने का प्रयत्न किया जाता है, तो इस स्थिति में आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि लोक सेवक खुद ना आकर किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है, उसके पास समय नहीं होगा, चाहे जो भी स्थिति हो। तो अगर लोक सेवक के निर्देश में, लोक सेवक के निर्देश में अगर कोई व्यक्ति आता है, ठीक, तो उस स्थिति में क्या है, उस स्थिति में सेम स्थिति यही है जो कि लोक सेवक का है। जैसे कि अगर आपको मृत्यु की आशंका नहीं है, अगर आपको मृत्यु की आशंका नहीं है, घोर उपहत्ति की आशंका नहीं है, और आप यह रीजनेबल तरीके से सोच सकते हैं कि वह जो लोक सेवक के निर्देश के अधीन जो व्यक्ति आया है वह गुड फेथ में काम कर रहा है, गुड फेथ में काम कर रहा है और वह अपने ड्यूटी को पूरा कर रहा है। ठीक, तो इस स्थिति में लोक सेवक के निर्देश के अधीन जो भी व्यक्ति आपके समक्ष आता है उसके विरुद्ध आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यह लोक सेवक से संबंधित दो मामले हैं जहां पर आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। यह आपका लिमिटेशन है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार। चलिए इसका तीसरा लिमिटेशन हम देखते हैं। तो इसका जो तीसरा लिमिटेशन है वह यह है कि आप, पहली बात यह है कि मान लीजिए आपके विरुद्ध किसी ने हमला किया, आपके विरुद्ध किसी ने हमला किया, जैसे कि एक व्यक्ति है ए, ठीक, ए जो कि बी पर हमला करता है, एक इस व्यक्ति पर यह हमला करता है, इसके पास हथियार भी है, ठीक, इसके पास मान लीजिए कोई वेपन्स है, इसके पास अगर कोई मान लीजिए एक यह रखा है भाला, यह भाले से बी पर हमला करता है। ठीक, तो अगर बी अपने प्रतिरक्षा में किसी इसी प्रकार के हथियार का प्रयोग करता है, जैसे कि भाला क्या है, एक ऐसा वेपन्स है जिससे व्यक्ति की जान ली जा सकती है या घोर उपहत्ति कार्य की सकती है। तो अगर इस भाले से बी को ऐसा महसूस होता है कि इससे मेरी जान जा सकती है, तो यह अगर अपने तलवार से, मान लीजिए तलवार है या कुछ भी ऐसा वेपन्स है जिससे एक ही हत्या कर देता है, तो एक ही हत्या कर देता है। इस स्थिति में क्या है कि हमले के विरुद्ध उसने प्रतिरक्षा किया, और यह उसी अनुपात में है क्योंकि भाला भी एक ऐसा वेपन्स है जिससे आपकी जान जा सकती है, और उसके प्रत्युत्तर में अगर इसने तलवार का प्रयोग किया तो इसने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया। मान लीजिए कि यह भाला ना होकर एक छोटा सा लाठी है, ठीक, यह लाठी है और ए लाठी से बी पर हमला करता है और बी क्या करता है, अपने तलवार से ए को मार डालता है, तो क्या यह उचित होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं। इस वजह से कि लाठी एक ऐसा वेपन्स नहीं है जिससे आपकी जान जा सकती है या घोर उपहत्ति हो सकती है। तो उस स्थिति में बी ने तलवार का प्रयोग कर अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का अत्यधिक प्रयोग कर दिया है, उसकी सीमाओं को उसने लांघ दिया है। तो यह जो लिमिटेशन दिया है उसमें इसी बात को लिखा गया क्या कि उतनी अपहानि से अधिक अपहानि कारित नहीं किया जाएगा। ठीक, तो यही आपके एक इसका लिमिटेशन है।
कि आप ऐसी कोई अपहानि कारित नहीं कर सकते जो कि प्रतिरक्षा ना होकर खुद आपको आक्रमणकर्ता बना देती है। जैसे कि एक चोर आपके घर में आता है और जो ही वह उस घर में आता है तो उसको घर के लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ना, चलिए भाई, आपने चोरी के लिए उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उस व्यक्ति की जानबूझकर हम मृत्यु कर दी जाती है या मार डाला जाता है ताकि वो व्यक्ति भाग न सके, वह चोर भाग न सके। क्या यह उचित है? तो नहीं। इस वजह से कि आपने हत्या का अपराध किया है, आपने वह उस सीमा से बढ़कर कार्य किया है, लिहाजा आपके प्रतिरक्षा के अधिकार को प्रतिरक्षित नहीं किया जाएगा। तो यह आपका 99 का यह तीसरा पार्ट है कि आप उससे ज्यादा आप कोई कार्य नहीं करें या कोई ऐसा कार्य ना करें जो कि आपके प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिरेक में हो या उससे अधिक हो। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोगों को बताया गया। तो यह एक इसकी लिमिटेशन है। हाँ, ये बात अलग है कि आप बिल्कुल तराजू पर नाप तोल कर नहीं कर सकते कि जितना उसने हमला किया उतना आप प्रतिकार में थोड़ा बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन वह तथ्य और परिस्थिति का प्रश्न है। हर एक केस का अलग अलग मैटर होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक चोर घुसता है, सेंध मारता है। अगर वो आपके दीवार में सेंध मारकर जो ही घुसा तो ही आप उसे गर्दन को पकड़ लेते हैं। गर्दन को पकड़ने से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। आपने जो कार्य किया वह उचित था, भले उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगर वही चोर उसी तरीके से आता है और पूरे परिवार के लोग उसके सर पर घातक हथियारों से हमला कर देते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देते हैं, तो यह क्या होगा? यह अतिरेक में आ जाएगा। यह आपने अपनी सीमा से ज्यादा बढ़कर कार्य किया, लिहाजा यहां पर आपकी प्रतिरक्षा नहीं। तो यह चीजें आपको इसका लिमिटेशन है। चलिए अगला लिमिटेशन भी हम देखते हैं। इसका जो अगला लिमिटेशन है वह स्पष्टीकरण 1 है। ठीक, स्पष्टीकरण 1 है। लिमिटेशन 1 इसका, और भले इसमें लिखा हो के नहीं हो गया है, लेकिन एक उसका लिमिटेशन यह है कि अगर आप खुद अपराधी हो, ये तो इसका स्पष्टीकरण दिया, अभी आप लोगों को समझाते हैं। मान लीजिए आप अपराधी हो, आप किसी घर में 4-5 लोग आप जाते हैं और किसी व्यक्ति की आप हत्या करना चाहते हैं। ठीक, या चोर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक चोर है ए, ठीक, वह किसी घर में जाता है। ठीक, घर में जाता है, यहां पर इसका गृह स्वामी जो है वह है। ठीक, गृह स्वामी बी है। ठीक, गृह स्वामी बी है। ए इस घर में चोरी करने के लिए जाता है। ठीक, तो इस स्थिति में गृह स्वामी क्या करेगा? ए को रोकने का प्रयास करेगा। बी जो है यह ए को रोकने का प्रयास करता है ताकि इसके घर में चोरी ना हो सके। ठीक, चोरी ना हो सके। अब होता क्या है कि इस चोर को, ए को आशंका हो जाती है, इसकी आशंका रीजनेबल हो सकती है, इसे यह आशंका हो जाती है कि कहीं बी मुझे मार न डाले, इसे मृत्यु की आशंका हो जाती है। ए जो चोर है, इसे मृत्यु की आशंका हो जाती है और इसके पास हथियार है और इस हथियार का यह प्रयोग कर देता है और बी की हत्या कर देता है। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर चोर ने तो अच्छा ही किया, क्योंकि इसे मृत्यु की आशंका हो गई थी, चोर को मृत्यु की आशंका हो गई थी, लिहाजा इसने उस अधिकार का प्रयोग किया। तो देखिए यहां दो तर्क, तो एक तर्क तो यह है, दूसरा तर्क यह होगा कि नहीं, चोर ए जो था वह खुद चोर था, वह खुद इलीगल कार्य किया था, वह खुद आक्रमण करता था, तो लिहाजा इसे प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी नहीं देती। ठीक, यह क्या प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं देती। तो अगर दोनों तर्कों को देखा जाए तो यह तर्क ज्यादा उचित रहेगा
कि ए को प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। ठीक, क्योंकि ए खुद इस घर में चोरी करने गया था, इसके कार्य से ठीक है इसे मृत्यु की आशंका हुई थी और इसने उस मृत्यु की आशंका से इस पर गोली चला दी, इसकी बी की हत्या कर दी। लेकिन यह एक आक्रमणकर्ता था, यह चोर था, यह खुद इस बात को आमंत्रण दिया था, तो लिहाजा इसे ए को प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक इसी से संबंधित एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल कहते हैं। मान लीजिए एक ट्रक चालक है, एक ट्रक चालक दो व्यक्तियों को कुचलते हुए वह निकल जाता है और सामने कुछ व्यक्ति उसे रोकने का प्रयास करते हैं ताकि ट्रक रुक जाए। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ट्रक चालकों के साथ अधिकांश भीड़ बदतमीजी करती है, उसको मारती है, पीटती है। यह आशंका ट्रक चालक की जायज हो सकती है, लेकिन अगर वह इस आशंका से सामने भीड़ को रौंदते हुए निकल जाता है कि यह भीड़ मुझे मार डालेगी या घोर उपहति कर देगी, तो यह अगर ऐसी अनुमति सभी ट्रक चालकों को दिया जाए तो सभी ट्रक चालक एकदम बेफिक्र तरीके से भीड़ को रोकते हुए निकल जाएंगे, या ए जैसे चोर हथियारों से लैस होकर जाएंगे और वह कहेंगे कि मुझे मृत्यु की आशंका हो गई थी, लिहाजा हमने फायर कर दिया। ठीक, तो विधि ठीक है, एक मिनट के लिए लगता है कि इसे मृत्यु की आशंका थी या उस ट्रक चालक को ऐसा महसूस होता है कि यह भीड़ मुझे मार डालेगी या घोर उपहति कर देगी, तो आशंका तो रीजनेबल है, लेकिन यह जो ग्राउंड है यह अधिकांश लोगों को मौका दे देगी कि आप ऐसा कार्य कर कर अपने आप को बचाव कर सकते हैं। ठीक, तो इसी वजह से यह तर्क ज्यादा उचित है कि ए को ऐसा कोई राइट नहीं प्राप्त होगा। तो यह आपका इसका लिमिटेशन, मेन लिमिटेशन आपको हमने बता दिया। अब चलिए इसका जो 99 है इसका कुछ स्पष्टीकरण भी है। इसमें स्पष्टीकरण जो पहला है वह लोक सेवक से संबंधित है कि लोक सेवक यहां स्पष्ट रूप से दिया है कि लोक सेवक कोई व्यक्ति है कि नहीं है। ठीक, और इसके लिए आपको जानना, इसके लिए आपका यह जानना आवश्यक है कि संबंधित व्यक्ति लोक सेवक है और विश्वास करने का भी कारण आपको होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक है। ठीक, जैसे कि उसके वर्दी को देखकर या उसकी आइडेंटिटी को देखकर या जो भी वह नेम प्लेट या जो भी लगाया है, आपको यह विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति लोक सेवक है। ठीक, इसके अतिरिक्त जो लोक सेवक ने जिस व्यक्ति को भेजा है उस कार्य को करने के लिए, तो उस व्यक्ति से भी आप इस बात को, उसकी आइडेंटिटी को आप मांग सकते हैं कि अगर आपको लोक सेवक महाराज ने, जैसे कि लोक सेवक के निर्देश में, ठीक, लोक सेवक के निर्देश में अगर कोई व्यक्ति आता है, लोक सेवक के निर्देश में अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी है, क्या हम कैसे जाने कि आपको लोक सेवक ने भेजा है। तो आप उस व्यक्ति से उसकी आइडेंटिटी मांग सकते हैं ताकि आपको यह विश्वास हो सके कि इसको लोक सेवक के निर्देश के अधीन भेजा गया है और यह गुड फेथ में काम कर रहा है और यह अपने लीगल ड्यूटी को या अपने ऑफिस ड्यूटी को यह निभा रहा है। तो यह आप 99 का जो लिमिटेशन है या यह जो चीजें हैं इसको आप समझ चुके हैं। इसके अलावा 2-3 सेक्शन और है जिसे हम देख लेते हैं और जब क्लास विस्तार से चलेगी तो एक एक सेक्शन को हम तोड़ कर भी पढ़ाएंगे ताकि जो भी विधि के छात्र हैं उनको ज्यादा उपयोगी क्लास मिल सके। चलिए, तो एक इसका सेक्शन है 100 यह है कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार क्या इस प्रकार है कि आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक, तो यह 100 आपको इसी बात को बता रहा है कि आप जो भी व्यक्ति हमला कर सकता है उसकी मृत्यु
आप कर सकते हैं। ठीक, आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। आप उसकी हमलावर की मृत्यु कारित कर सकते हैं या कोई अन्य अपहानि भी कारित कर सकते हैं। ठीक, लेकिन वह अपराध कैसा होना चाहिए? वह अपराध कैसा होना चाहिए? तो इसके लिए आपको पहला पॉइंट यह है कि इसमें आपको रीजनेबल तरीके से, ठीक, आपका जो आशंका होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए? वह रीजनेबल होनी चाहिए। तो यह आपको युक्ति रूप से यानी कि रीजनेबल तरीके से आपको आशंका हो कि जो भी हमला आप पर किया जाता है उससे आपकी मृत्यु हो सकती है। दूसरा पॉइंट यह दिया है कि आपको रीजनेबल तरीके से इस बात की आशंका हो कि आपकी घोर उपहति, जो कि धारा 320 में परिभाषित किया गया है, यानी कि आपके शरीर पर गंभीर हानि हो सकती है जिसकी परिणति जनरली मृत्यु भी हो जाती है। तो इस अवस्था में अगर घोर उपहति भी होती है तो वहां भी आप हमलावर की जो जान है उसको ले सकते हैं, आप उसकी मृत्यु कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसका यह दिया गया है कि बलात्कार, अगर आपके साथ कोई रेप करने का प्रयत्न करता है, रेप करने के लिए अगर किसी पर हमला किया जाता है तो उस स्थिति में भी आप किसी भी व्यक्ति की जान ले सकते हैं, आपको उससे प्रतिरक्षित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ धारा 377 जब आपको पढ़ाया जाएगा आईपीसी में, तो उसमें कुछ प्रकृति विरुद्ध काम वासना है, लस्ट है, तो उसके संदर्भ में भी कुछ अपराधों का वर्णन किया गया है। तो अगर ऐसा कोई लस्टी व्यक्ति आपके समक्ष आता है और वह आप पर हमला करता है, आप पर या किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, तो उस हमलावर की भी आप जान ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो इसका पांचवा पॉइंट है वह है व्यपहरण और अपहरण। ठीक, तो अगर आपके साथ व्यपहरण या अपहरण होता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कोई क्राइम किया जाता है तो उस स्थिति में भी आप हमलावर की जान ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो छठवां पॉइंट है वह है कि इस आशय से किया गया हमला कि वह क्या क्या गठित करे? सदोष परिरोध, सदोष परिरोध गठित करे और इसमें आपको इस प्रकार से आपको कहीं बांध दिया जाए या कहीं पर रख दिया जाए, या इस कोने में जनरली क्या होता है कि अपराधी जब अपहरण या व्यपहरण किसी का करते हैं या किसी व्यक्ति को उठा ले जाते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसे जगह पर रखते हैं जहां पर किसी की सहायता आप प्राप्त नहीं कर सकते। सहायता इन द सेंस लोक अधिकारी, पुलिस को सहायता। तो अगर आपको इस अवस्था में सदोष परिरोध के अंतर्गत रखा गया है कि आप उस स्थिति में किसी भी पुलिस अधिकारी की सहायता प्राप्त करने में असक्षम होते हैं, तो उस स्थिति में भी आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। यहां पर जब लिमिटेशन आप लोग को पढ़ा रहे थे 99 का, तो एक लिमिटेशन यह भी हो सकता है क्या, क्योंकि इससे यह 100 से थोड़ा सा हटका है, लेकिन इस बात को भी अचानक दिमाग में आया तो आप लोग को बता देना ज्यादा उचित है कि अगर आप प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपका जो अधिकार है उसकी एक लिमिटेशन यह भी है कि अगर आपके पास इतना वक्त है, जैसे कि मान लीजिए हमला होने वाला है, आपको सूचना है कि 10 व्यक्ति जीप से या पैदल या जिस भी साधनों से वह आपके घर पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरे पास इतना वक्त है कि मैं संबंधित थाने पर सूचना दे दूं ताकि पुलिस अधिकारी आकर हमारी सहायता कर सके। अगर आपके पास इतना समय है, ठीक, और इस समय का आप प्रयोग नहीं कर खुद आप कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो फिर यह अधिकार आपको मिलेगा नहीं। ठीक, यह अधिकार आपातकालीन स्थिति में होती है, जब आपके पास पुलिस अधिकारियों
की सहायता मांगने के लिए या प्राप्त करने के लिए वक्त नहीं होता है, तो इस स्थिति में यह चीजें होती हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास इतना वक्त है तो उचित सलाह यही होगी कि आप पुलिस अधिकारियों की सहायता प्राप्त करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने इस अधिकार का उल्लंघन किया है। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि आपको इस स्थिति में सदोष अवरोध में रखा जाता है कि आप पुलिस अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने में असक्षम होते हैं, तो उस स्थिति में आप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। इसका जो 7वां पार्ट है यह आपके संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह जो 7वां इसका पार्ट है, पहले 6 ही इसके पार्ट थे। अब यह आपका जो एक केस आया था लक्ष्मी का, जिस पर मूवीज भी बन चुकी थी, अक्षय कुमार की आई थी, नहीं अच्छा दीपिका के साथ थी, दीपिका, यस। तो वह उस केस में जो लक्ष्मी का केस था, तो उस केस के बाद यह आपका संशोधन किया गया। तो इस संशोधन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है क्या कि अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या उसका प्रयास करना जिससे युक्त रूप से आशंका हो कि इससे आपको घोरपाती कारित, यह एक गंभीर अपराध है। इससे तमाम स्त्रियों के चेहरे को कुरूपित कर दिया जाता है, उनका शरीर काफी असक्षम हो जाता है कार्य करने के लिए, या वह सामान्य जिंदगी नहीं जी पाती हैं। तो इस स्थिति में इस संशोधन को लाया गया था और यह 7वां इसका पार्ट जोड़ा गया कि अगर आप किसी पर एसिड फेंकते हैं, एसिड हमला करते हैं और उससे आपको रीजनेबल तरीके से आशंका होती है कि इसका परिणाम यह होगा कि मेरे शरीर पर इसका दुष्प्रभाव होगा, तो आप उस स्थिति में क्या उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो यह कुछ पार्ट हैं। अब इसका जो सेक्शन 98 हम लोगों ने छोड़ा है, 98 है। इसके अलावा इसके जो आगे के सेक्शन है उसको हम दूसरे पार्ट में देखते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इस वजह से उसको दूसरे पार्ट में हम देखते हैं। तब तक के लिए आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत